बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, कल मैंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के पृष्ठभूमि पर बात करना कल से शुरू किया था और पृष्ठभूमि के संदर्भ में मैंने कुछ बात आपके सामने रखी थी। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण पक्ष है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को जानने के पहले 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों को समझ लेना जरूरी है। बिना 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों को समझे आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रमुख तत्वों को समझ नहीं पाएंगे, समझने में कठिनाई होगी। अब क्या कारण था 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के? पहला कारण यह था कि जो खलासी समाज का खलासी जाति जो थी, जो ऑर्डिनेंस दमदम कलकत्ता के निकट दमदम में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने ब्राह्मण सैनिकों से कहा कि जो कारतूस बन रहा है उसमें गाय और सूअर की चर्बी है और इसके कारण से जब आप कारतूस को मुंह से लगाते हैं तो आप गाय की चर्बी को स्वीकार करते हैं। मतलब गाय और सूअर की चर्बी के आधार पर, एक खलासी के कहने के आधार पर ब्राह्मण सोल्जरों के 1857 की क्रांति का धार्मिक आधार तय हुआ। जो ब्राह्मण थे वो गाय को पूजनीय मानते हैं, वो गोमांस खाते नहीं, वो गाय की चर्बी के परहेज करते हैं। और जो मुस्लिम जाति के लोग थे सेना में 1857 के गदर में, उनको सूअर की चर्बी से परहेज था। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही उस खलासी ने 1857 की क्रांति में एक प्रमुख हथियार बनाया। जो सैनिक थे 1857 के में, जो ब्रिटिश सैनिक थे, उन्होंने अपने साथी सैनिकों को यह बात बताई और कि ब्रिटिश लोग हमारी जाति और धर्म दोनों को अपवित्र करने में लगे हुए हैं। तो 1857 की क्रांति का पहला आधार क्या हुआ? जाति और धर्म, जो गाय और सूअर की चर्बी के आधार पर उसकी पृष्ठभूमि बनी। 19वीं रेजिमेंट के बैरकपुर 19वीं रेजिमेंट के सैनिक, बैरकपुर रेजिमेंट के सैनिकों ने जो गोली थी, कार्टेज था, उसको लेने से इनकार कर दिया कि हम कार्टेज का प्रयोग नहीं करेंगे। जब कार्टेज का प्रयोग नहीं होगा तो हथियार किस काम के? यह सवाल आया। उसी में मंगल पांडे ने, जो 34वीं रेजिमेंट ने, मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट के अपने साथी सैनिकों से इसके खिलाफ, जाति और धर्म के खिलाफ क्रांति करने का आह्वान किया। इसलिए मंगल पांडे 1857 की क्रांति के नेता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। मंगल पांडे को बाद में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। अंबाला, लखनऊ आदि रेजिमेंट के भी सैनिकों ने बारूदी कार्टेज को स्वीकार करने का से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया,
अंबाला और लखनऊ रेजिमेंट के सैनिकों को स्थगित कर दिया, बैन लगा दिया। सैनिक केवल कार्टेज को इनकार कर रहे थे, उनको कोई इस बात में विचार नहीं था कि ब्रिटिश इसको गंभीरता से लेंगे। 24 अप्रैल को 85 सैनिकों ने मेरठ में रिफ्यूज किया कार्टेज का प्रयोग करने से, और वहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 1857 की जो क्रांति थी वह वस्तुतः जाति और धर्म के आधार पर हुई, और जाति और धर्म के आधार पर होने वाली 1857 की क्रांति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। इतिहासकार मानते हैं, इतिहासकार जॉन लॉरेंस मानते हैं कि 1857 की क्रांति में केवल सिपाहियों ने भाग लिया था, आम जनता की भागीदारी उसमें नहीं थी। लेकिन दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि 1857 की क्रांति में आम जनता की भी भागीदारी थी, और आम जनता की भागीदारी के कारण अंग्रेजों को परेशानी होने लगी। इसलिए 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा भी महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा का विद्रोह भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1899 से 1900 तक रांची में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह पबना रिवोल्ट के रूप में जाना जाता है। 1870 में पबना के पीजेंट्स, कृषक लोग ईस्ट बंगाल के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, और उस विद्रोह की पृष्ठभूमि किसान विद्रोह की पृष्ठभूमि के रूप में जानी जाती। उसके बाद इंडिगो मूवमेंट हुआ। इंडिगो मूवमेंट 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण मूवमेंट है, क्रांति है, जो प्लांटर्स मतलब चाय के बगानों के आधार पर उनकी क्रांति हुई। फिर मोपला विद्रोह इसमें एक महत्वपूर्ण है, दक्कन विद्रोह इसमें महत्वपूर्ण है। इन विद्रोहों ने 1857 की क्रांति को एक आधार भूमि तैयार की, और इस आधार भूमि पर 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति ने के अनेक, ये आपके इसको बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। 1857 की क्रांति ने भारतीयों के मन में आत्मगौरव का भाव जगाया, उनकी वीरता को आगे बढ़ाया, और भारत के लोगों को इस बात का एहसास कराया कि वे ब्रिटिशों के गुलाम हैं और उन्हें गुलामी के जंजीरों को तोड़ना जरूरी है। यद्यपि 1857 के विद्रोह की क्रांति को अंग्रेजों ने कुचल दिया था, लेकिन कुचलने के बावजूद भी जो राख के अंदर आग धधक रही थी, वही आग आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आई। 1857 की क्रांति के बाद भारत में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है, और वह दौर 19वीं शताब्दी का, जो पुनर्जागरण का दौर है 19वीं शताब्दी का, वह एक महत्वपूर्ण दौर है। और उस दौर में इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक दासता आदि के खिलाफ बात हुई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये सारे के सारे मिशन या संस्थाएं सांस्कृतिक आंदोलन को प्रश्रय दे रहे थे, और इन सांस्कृतिक आंदोलनों ने
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की भूमिका को और मजबूत करने का काम किया। बंगाल में यंग बंगाल मूवमेंट हुआ। यंग बंगाल आंदोलन ने भी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को एक मजबूत आधार दिया, जिसमें ब्रह्म समाज, एंग्लो इंडियन टीचर ब्रह्म समाज जैसे संस्थाएं उसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सामाजिक परिवर्तन के आधार पर समाज में अवेकनिंग जगाने के लिए, समाज में को पुनर्जागरण करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सामाजिक जागरण का काम किया। आर्य समाज ने वेदों की बात की, उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की बात की, जिसे रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1887 में हिंदुओं को जागृत करके, भारतीय संस्कृति को जागृत करके, भारतीय चेतना को जागृत करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी एक महत्वपूर्ण हाथ है। थियोस का अर्थ होता है गॉड, सॉफिस का अर्थ होता है विजडम, भगवान का विजडम, गॉड का विजडम। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी राष्ट्रीय पुनर्जागरण में अपनी अहम भूमिका का निर्माण किया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया। अलीगढ़ मूवमेंट का उद्देश्य था कि मुसलमानों में अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना, दूसरा था मॉडर्न मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था करना। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को जागृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो आप अब देखिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने समाज को, सोए समाज को जागृत करने की भूमिका में लगे रहे। इसलिए 19वीं शताब्दी एक पुनर्जागरण का काल है, और उस पुनर्जागरण के काल के बाद राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और राष्ट्रवाद आर्थिक भी है, राष्ट्रवाद सामाजिक भी है, और राष्ट्रवाद क्या है? राजनीतिक भी है। इस राष्ट्रवाद ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी बनाने का काम किया, और उस राष्ट्रवाद के कारण भारतीयों को ब्रिटिश शासन में भाग लेने का अवसर मिला, और उस जागरण के कारण एक नियो सोशल क्लास का उदय भारत में हुआ। जो नियो सोशल क्लास ब्रिटिश समर्थक था, और वह नियो सोशल क्लास ने ब्रिटिश प्रशासन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। उसी समय राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की, सती प्रथा के उन्मूलन की बात की, विधवा विवाह की बात की, मतलब सामाजिक परिवर्तन की बात की। उस सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक जागरण की भूमिका तय हुई, और सामाजिक जागरण की भूमिका ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को एक नए आयाम में, एक नए कलेवर में लाने का प्रयास किया। तो ये आप देखिए, एक संक्षेप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की यह पृष्ठभूमि है, और इस पृष्ठभूमि में अनेक तत्व सामने आते हैं। आंदोलन भी इसमें एक तत्व है, सामाजिक परिवर्तन भी इसमें एक तत्व है, धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक उद्भव भी इसमें एक तत्व है। इसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने दार्शनिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर क्या किया? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करने में भूमिका निभाई। तो ये आपका एक आउटले मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। अब मूल रूप से कांग्रेस का जन्म और कांग्रेस के उद्देश्य पर आपके अध्याय हैं। कांग्रेस के जन्म और कांग्रेस के उद्देश्य पर मैं कल आपसे बात करूंगा।